अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। वज़राए आला मुंतखब हो चुके हैं, सदर पाकिस्तान ने भी हल्फ उठा लिया है और अब जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो रह गए हैं सेनेट के। सेनेट के इलेक्शंस में क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर ही बात करेंगे। मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़ैसला किया हुआ है कि तकरीबन हर वीकेंड पे ही एहतजाज करना है और आवाम को, अपने सपोर्टर्स को, पब्लिक को रोड पे लेके आना है, सड़कों पे लेके आना है। फजलुर रहमान साहब की पोजीशन भी अब तक क्लियर है। वो भी कहते हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है और हमारे साथ ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारा हक छीन लिया गया है, हमें रिजर्व सीट्स भी नहीं दी गई और सड़कों के साथ साथ वो अपने केसेस भी चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है गैलप की। गैलप का सर्वे आया है। वो सर्वे ये कहता है कि 52% ने अपने वोट का फैसला खुद किया, यानी कि 52% जो वोटर्स थे वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ना किसी बड़े से पूछा, ना किसी छोटे से पूछा, ना बरादरी के प्रेशर में आए। और इसके साथ साथ 21% ने उम्मीदवार की तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को वजह बताते हुए वोट दिया। यानी कि अब दिखाई ये दे रहा है कि वो वक्त आ चुका है कि जब सड़कें, गलियाँ, नलका लगा के देने का वादा, स्ट्रीट लाइट्स लगा देने का वादा, तो अब ये वादे शायद, या पुल बनाने के वादे, शायद अब वोटर्स जो हैं इन प्रोमिसेस, इन वादों पे कन्विंस नहीं होंगे किसी भी पार्टी को या कैंडिडेट को वोट देने के लिए। और जो सबसे मज़े की बात आई है वो इंटरेस्टिंग, वो ये है कि मेरे लिए कि गैलप के मुताबिक तालीम याफ्ता नौजवानों ने पीटीआई और इसके अलावा जो जिस तबके ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है उनका जो खानगी का लेवल है वो काफ़ी कम है। यानी कि कम पढ़े लिखे तबके ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस फैक्ट से एग्री करती है सर्वे से कि नहीं, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस खान साहब और खूनज़ादा चट्टान साहब, उनके साथ साथ इब्राहिम बेग साहब भी। खुशामदीद कहते हैं तमाम मेहमानों को। चट्टान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये गैलप के सर्वे के बारे में आप क्या कहेंगे। वो ये कहता है कि जो तालीम याफ्ता तबका है, नौजवान है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और जो कम पढ़े लिखा तबका था उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वोट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरीके से ये सर्वे होते हैं और जिस तरीके से ये सर्वे करवाते हैं, मुझे तो ये सर्वे पे बिल्कुल यकीन नहीं है। इस पे मेरा एतमाद ही नहीं है, तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। हजार बार इस तरह हुआ है कि मुख्तलिफ किस्म की सर्वेज हुई हैं, फिर वो गलत साबित हुई है। जिस तरह के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे तो ज़िमनी इलेक्शन में मुख्तलिफ सर्वे हुए और तकरीबन हर सर्वे में ये कहा गया कि 15 से 16 सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून हासिल करेंगे। फिर वो सारे के सारे हार गई। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था तो इसको हमको छठे नंबर पे रखा था, फिर हम जीत गए। ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे थे कराची में तो इसमें भी हमको छठे नंबर पे रखा था, सर्वे में भी और कुछ तजियाकारों ने भी। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो मुल्तान का इलेक्शन भी हमने जीता और कराची का इलेक्शन भी हमने जीता। तो मेरे सामने एक बार नहीं कई बार ये सर्वे जो है ये गलत साबित हुई है। तो इस पे मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ, क्योंकि इस चीज पे मुझे यकीन ही नहीं है कि अच्छा, ये जो जिसने जो अच्छा, सर्वे इसी किया है सर्वे में वो ये सही। एक और चीज़ जो सामने आई कि 52% जो वोटर्स हैं उन्होंने फैसला खुद से किया है। ये अगर अगर ये हकीकत है तो फिर आपके लिए ये खुशाइन बात है कि वोटर्स ने खुद से देखिए फैसला जी, किया है, बरादरी सिस्टम कम होता जा रहा है, इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। देखिए जी, चाहे बरादरी सिस्टम हो जो भी हो, जब वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाता है और जब वोट पुल करता है वहां पे सिर्फ वो होता है और इनका खुदा होता है। वो जब भी वोट देता है अपने दिल से पूछ के वोट देता है। न कोई किसी से जबरदस्ती वोट ले सकता है, न किसी को पता चल जाता है कि इस बंदे ने किसको वोट दिया। जब वो बाहर निकलता है तो सिर्फ एक रब को पता होता है कि इसने किसको वोट दिया होगा ठीक और है। एक इस बंदे को पता होता है कि मैंने किसको वोट दिया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई किसी से जबरदस्ती वोट ले सकता है, खरीद सकता है कि वो कसम दे दे, वो तलाक पर डाल दे कि मैं आपको वोट दूंगा। खरीद तो सकता है लेकिन जबरदस्ती से इसका दिल नहीं, वो कोई किसी से वोट नहीं ले सकता है। वो लेकिन चकजई साहब ने बयान दिया ना कि वो एक साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि दूसरे साहब से जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि मैंने तो वोट आपको दिया है, चकजई साहब का कहा। तो वो मुझे एक दूसरे साहब ने ये कहा कि वो आपको पता नहीं है वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं तो आपको पता है कई जगहों पे कैमरेज भी होते हैं। देखिए अच्छा। जी, वो तो सेनेट में हो सकते हैं, वो सेनेट हाल में हो सकते हैं, कौमी असेंबली के हाल में हो सकते हैं, हाँ जी। सूबाई असेंबली के हाल में हो सकते हैं।
लेकिन जनरल इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पे तो कैमरा नहीं लगाया जा ऐसे ही सकता है है, कि वो हर ऐसे ही वोटर का है, पूछ ले ऐसे ही है। वो कि लाइटर किसने नोट पे किसको मैंने कहा वोट तस्करा दिया। कर दूं, जिक्र हो रहा है। गौर साहब, आप क्या समझते हैं कि डायनामिक्स चेंज हो रही है पाकिस्तान में सियासत के? अब जो आइंदा आने वाला इलेक्शन होगा, और या 2024 का इलेक्शन भी पिछले इलेक्शन से कदरे मुख्तलिफ था, जो यूथ है, ये नया जो वोटर आया, शामिल हुआ है इलेक्टोरल सिस्टम में, इसकी सोच और अप्रोच डिफरेंट है। और पहले जो एक प्रेशर होता था, और ये फैक्ट है, बरादरी का प्रेशर होता है हलकों में, ख़ास तौर पे दही आबादी में एक दो तीन बरादरियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये धड़े किसी मखसूस सियासी शख्सियत या पार्टी के साथ जाते हैं तो 15-20 हज़ार वोट का फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जो सर्वे आया है, रिगार्डलेस ऑफ कि आप उसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल चेंज तो हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी बिरादरीज़म जो है वो चल रहा है। और अभी हमारे जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, हमने देखे कि बिरादरीज़म को बड़ा वोट पड़ा है। हमारे अपने इधर कुछ जो एक कौमी असम्बली हमने देखा है कि वहाँ जहाँ बाकी जगहों पे पीटीआई की एक वेव थी, वहाँ वेव नहीं चली है, बिरादरीज़म चला है। तो ये है कि जो बिरादरी की सरबराह है उसकी ग्रिप कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल एक जो जनरल मैं कहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है, जिन पे भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्टूडेंट हैं या उनका भी कोई घर का जो वो खर्चा है वो पेरेंट्स उठा रहे हैं, अभी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने तो वो तो पीटीआई को गया है, एक लहर में वो बह गए हैं बच्चे। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिसने घर चलाना है, को मैरिड है, फैमिली है, तो वो जी को जो जिम्मेदार बन रहे हैं, उन्होंने तो मुस्लिम नून को वोट दिया है। उनको पता है कि मुस्लिम लीग क्योंकि 2013 से 18 की कारकर्दगी हमारे सामने है, तो उन्होंने तो दिया है। लेकिन जो यंगस्टर है, उन्होंने वो एक लहर में है, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, और एक ऐसा नैरेटिव सोशल मीडिया पे क्रिएट किया गया, खान साहब की हमदर्दियां थी जिसकी वजह से खान साहब को वोट दिया। खान साहब की कारकर्दगी नहीं थी, इस कारकर्दगी पे किसी ने वोट नहीं दिया, सिर्फ उसको जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट था, जो हमदर्दियां थी के साथ, उन्होंने उसको वोट दिया। और जाहिर है इस जो अच्छा, जब जब यंग जब नून लीग की तरफ से ऐसा कोई आर्गुमेंट आता है तो उसका काउंटर आर्गुमेंट पीटीआई ये देती है कि अगर ये बात है तो फिर हमें केपी में तीसरी दफा मौका क्यों दिया अवाम ने? ऐसा वहाँ की तारीख में कभी नहीं हुआ किसी पार्टी के साथ पहले। नहीं, उसमें वही देखा है ना जी, हमदर्दी के पीटीआई, हालांकि ये इसी पीटीआई को गालियां पड़ रही थी। और पंजाब में 2022 जब तक हुकूमत हमने नहीं ली थी, तो 2022 तक जो है एक साल के अंदर 10 असेंबली इलेक्शन हुए, तो 10 में से 9 हमने जीते, क्योंकि इसकी कारकर्दगी पुअर थी, लोग हमारे साथ आ गए। अब ठीक। जब हमने वो हुकूमत संभाली और इनका जो मलबा हमने साफ करने में हमें टाइम लगा, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, बहुत से पाकिस्तान के हमारे मुआशी इशारे बेहतर किए, लेकिन वो पूरी तरह भी ना हमारे पास मैंडेट था, एक दो वोट की अक्सरियत से हमारे पास हुकूमत थी। तो हमने जो किया तो वो लोग उससे नाराज हो गए, फिर दूसरे खान साहब को गिरफ्तारी, फिर खान साहब पे केसेस बने। तो एक यंग एज जो है, जो ज्यादा जज्बात में होते हैं, उस हमदर्दी हो गई कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, और बेसिकली वोटर होता ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उधर चले गए। लेकिन हर दफा ये ऐसा नहीं होता। हम अगर डिलीवर करते हैं इंशाल्लाह, पंजाब में हमारी हुकूमत है, मरकज में है, और इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। अगर हमने डिलीवर कर लिया तो लोग फिर हमारे साथ होंगे। लोग ये पक्के नहीं होते कि एक दफा किसी को दे दिए पक्के उसके साथ खड़े हो गए। हाँ, हमें अलबत्ता यूथ के लिए करना होगा, यूथ को मोटिवेट करना होगा, यूथ के लिए प्रोग्राम शुरू करने होंगे, यूथ को दिखाना होगा कि हम अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो लोग इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे। तो ये तो चलता रहता है हर इलेक्शन में। ठीक है। 18 में हमारे साथ थे, तो मैंडेट तो पीटीआई को मिल गया। अगर अब पीटीआई को था तो जब में हो गया, तो ये चलता रहता है इलेक्शन में अच्छा, सारा। गंडापुर साहब की तो एक्सपेक्टेड ही था, समझ आती है कि वो नहीं आए जरदारी साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में। मरियम नवाज साहिबा क्यों नहीं तशरीफ लाई? इसके बारे में कुछ मैं नहीं कह सकता, कोई मसरूफियत होगी। तो ये नहीं कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है उसके। कोई इख्तलाफ हालांकि नहीं है? पंजाब में जो उसके पूरे जरदारी साहब को जो वोट पड़े हैं, वो मतलब हमारी तवक्को के मुताबिक पड़े हैं जितने हमारे थे। एक वोट भी हमारे जो है वो कम नहीं हुआ। पंजाब में 246 वोट्स दिए हैं, और बहुत अच्छी वोट दी है, मतलब एक हमारा वोट भी मिस नहीं हुआ। एक ही हमारा ऐसा वोट तो एमपी है जिसने वोट न दिए, वो सारे सबने दिया है। तो ठीक। ये कहना मसरूफियत होगी या कोई, क्योंकि ये एक सारा प्रोसेस एकदम चल गया है ना। कभी इलेक्शन हो रहा है, कभी वजीर आजम की रफादारी हो रही है, कभी प्रेसिडेंट की हो रही है, कभी आज काबीना की थी। तो इस तरह वो एक प्रोसेस फिर जा रहा है। अगर रोजाना आना जाना हो तो वो कोई ज़ाहिर है, फिर जो पंजाब है, पंजाब बड़ा ठीक है, सूबा है, चलाना पॉइंट है, टेकन। तो
मसाइल होते हैं। जी ठीक है। जी। बेग साहब, हाउ डू यू सी ये गैलप का जो सर्वे आया है कि जो ये कहता है कि जो तालीम याफ्ता तबका है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और जो कम पढ़ा लिखा तबका है उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया। उसके साथ साथ दूसरा फैक्ट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि 52% जो है उन्होंने फैसला खुद से किया है, 21% ने उम्मीदवारों की तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को देके किया है, जो कि पहले ये शरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। देखिए बात यह है कि ये गैलप का सर्वे तो बिल्कुल मुझे सही लगता है, उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, नया ट्रेंड नहीं है। देखिए जो पीपल्स पार्टी को नया नहीं वोट है करने, बेग साहब, लेकिन ये एक सर्वे सामने आ गया है। एक होता है एनालिसिस जाती तौर पे जो हम करते हैं, एक है कि किसी ये इदारे ने एक सर्वे किया जो डॉक्यूमेंटेड है, तो उसकी ऑब्वियसली नहीं, वर्थ ज़्यादा होती है। जी। ये लगता भी सही है भट्टी साहब। अच्छा। इसलिए कि देखिए मैं आपको वजूहात बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ, इसके रीजंस हैं, इसका लॉजिक है। ये देखिए पीपल्स पार्टी को हमेशा वोट कहाँ से पड़ता है? देहात से पड़ता है। उसको हमेशा वोट कहाँ से पड़ता है? फार्मर से, किसानों से पड़ता है। उसको वोट कहाँ से पड़ता है? मजदूरों से पड़ता है। उसको वोट कहाँ से पड़ता है? अकलीतों से पड़ता है। पीपल्स पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये लोग ज्यादा है। अगर ये लोग ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां पे कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वोट यकीनन एक अरसे से पीपल्स पार्टी उनको रिलीफ देती है, और पीपल्स पार्टी के साथ अटैच्ड है। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आएगी तो हमें रिलीफ मिलेगा, इसलिए वोट वहां से उनको पड़ता है कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे। और दूसरा नवाज शरीफ साहब, देखिए उनका हमेशा से कॉन्स्टिट्यूंसी भट्टी साहब दुकानदार रहा है, छोटा दुकानदार, दरमियाना दुकानदार। उनका बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, वो बहुत ज्यादा कोई हाईली एजुकेटेड नहीं होता। हमेशा से वही कॉन्स्टिट्यूंसी है, वही वोट उनको पड़ा है। ये कोई नई बात, जब पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात होती है, मैं इसका गवाह हूं, मेरी स्टडी है इसमें। देखें देहातों में, हमारे यहाँ सराइकी इलाके में, पंजाब में, औरतों ने, देहाती औरतों ने बहुत ज्यादा पीटीआई को वोट दिया है, को वोट दिया है। वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एजुकेशन हमारी फीमेल साइड पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैलप सर्वे जी में ठीक है। उनका इतना ज्यादा वो उन्होंने इसको सर्वे नहीं किया, इसको स्टडी नहीं किया, उनको करना चाहिए था। ये दो चीजें मुझे समझ नहीं है, अदरवाइज बिल्कुल गैलप का सर्वे ठीक लगता है मुझे। पॉइंट टेकन। चट्टान साहब, हमारे यहाँ मसला इस वक्त ये चल रहा है कि एक पार्टी ये कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, फॉर्म 45 के तहत नहीं, फॉर्म 47 के तहत रिजल्ट्स आए हैं, रिजर्व सीट्स का भी हमारा हक मार दिया गया है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जितना अरसा भी पार्लियामेंट चलती रहेगी अपोजिशन की तरफ से एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहेगा और पार्लियामेंट में शोर शराबा भी होता रहेगा। जबकि दूसरी जानिब मिसाल देते हुए अजीब सा लग रहा है, चूँकि हमारा वो मुल्क है जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, भारत। भारत में 100 अरब डॉलर्स की आइंदा आने वाले सालों में 2-3 यूरोपियन ममालिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो चट्टान साहब, आपको क्या दिखाई देता है कि हम अपने पड़ोसियों से कोई मुकाबला कर लें, बाकी मामलात में तो करते हैं, इकॉनमी में कुछ हम मुकाबला कर लें, कोई हमारे सियासतदान मिसाक मईशत की तरफ आ जाएं? डू यू थिंक इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल कि सारी पार्टीज एक साथ इस दफ़ा मिल बैठ जाएं और अवाम के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दें? चट्टान साहब। देखिए जी, अगर ये पार्टियों को अवाम ने इसलिए वोट दिया है कि वो उनको रोजगार दे दे, दहशतगर्दी को खत्म करे, स्कूल दे दे, हॉस्पिटल दे दे, मुल्क को आगे बढ़ाए, तो फिर तो सबको मिल बैठ के ना पड़ेगा। और ये हर एक समझता है कि जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हम अपने मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। तो मेरे ख्याल से सबको मिल बैठना चाहिए और मसाइल पे काबू पाना चाहिए। जो लेकिन पीटीआई की होती हुई ये चीज मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो ना इनके अवाम की फिक्र है, ना इनके मईशत की फिक्र है, बल्कि यूँ लगता है इनके इक़दाम से कि जानबूझ के उन्होंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है। आप इमरान खान साहब की सियासत को अगर आप देख ले, शुरू से लेकर चाहे वो अपोजिशन में रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में रहा है, तो हर दौर में उन्होंने कोशिश किया है कि पाकिस्तान का मईशत को तबाह करे। ये काम उन्होंने अपनी दौरी हुकूमत में भी किया था, अपोजिशन में भी किया था। जब धरने पे आया था तो उन्होंने बिजली की बिल फाड़ दिए, अवाम से अपील किया कि आप लोग टैक्स नहीं दे, अवाम से अपील किया कि आप बाहर से हुंडई के जरिए पैसे भेज दे। तो आईएमएफ को तो खत चट्टान लिखा, साहब, फिर यहाँ पे जब सवाल ही पैदा होता है एतमाद हुआ, कि दोबारा आईएमएफ को खत लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे।
तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को छोड़ के बाकी सबको बैठना चाहिए। पीटीआई और को इसके छोड़ के, लिए लेकिन आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि सदर की कुर्सी आपके पास है, वजारत उज़्मा नून लीग के पास है, ये गौस साहब आपकी तरफ भी आऊँगा सेम सवाल लेके, आप नहीं समझते कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है? आप एक स्टेप फॉरवर्ड चल के, बल्कि आप ये बात किए बगैर कि पीटीआई के अलावा पीटीआई को शामिल करें और कोई कमेटी बना दें, उनकी तसल्ली हो जाएगी, उनसे कहें ठीक है कमेटी बना देते हैं, कमेटी बैठ के डिसाइड कर ले, इंक्वायरी कर ले। देखिए जी, हम तो कमेटी भी बना लेंगे। हमने जरदारी साहब को सदर भी इसलिए बनाया कि इस मुल्क में मुफाहमत लाए, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। लेकिन सियासी इस्तेहकाम एक इस तरह का चीज है कि ये एक तरफा नहीं हो सकता है। जिस तरह के एक हाथ से ताली नहीं बजते, इस तरह एक साइड से मुफाहमत और सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ सकता है। और इमरान खान साहब तो जब वो इख्तिदार में भी था, जब हमारे लोग जेलों में थे, जब हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी, ऐसे हालात में हमने उसको कहा, बिलावल साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आने वाला इस मुल्क का मसला जो है वो मईशत का है। हम नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क का मईशत खराब हो, क्योंकि इस मुल्क का मईशत खराब होगा, इसका असर सिर्फ पीटीआई वालों पे नहीं पड़ेगा, हमारे वोटर सपोर्टर पे भी पड़ेगा। तो हम आपके साथ मईशत पे एक एग्रीमेंट करने पे तैयार है, एक मिसाक करने पे तैयार है। जब वो अपनी हुकूमत में होती हुई इस पे तैयार नहीं था, तो आप खुद अंदाजा करें कि ऐसे हालात में जब वो अब जेल में है, ऐसे हालात में जो वो अपोजिशन में है, क्या वो इस चीज पे तैयार होगा? कभी भी नहीं। ठीक है गौस साहब, आप क्या समझते हैं कि कमेटी नहीं बना देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान, हम एज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत मुतालबा कर रही है, तो उनके पास अगर जवाज़ ही ना रहे, उस सूरत में नहीं रह सकता कि हुकूमत एक कमेटी बना दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि कमेटी बना दी है और इंक्वायरी होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ 4-5-6 हल्के खोल देते हैं। उनसे कहें कि आप उनको दावत दें अपोजिशन बेंचेस को कि मिल के बैठ के काम करें, बजाय इसके कि पार्लियामेंट में शोर शराबा और हर हफ्ते कोई ना कोई जलसा जुलूस हो रहा हो। देखिए जी, को पीटीआई का एक माइंड सेट है। आप देखो ना, अभी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और तो एक शोर शराबा था, एक हंगामा था और स्पीच कर रहे थे, तो एक स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि हमें मिसाके मीशत के साथ मिसाके मुफाहमत करना चाहिए। लेकिन उधर से क्या जवाब आया कि जी उन्होंने अपने एमपी अपने एमएलएस को मना किया कि ये जो मिनिस्टर वगैरह बन रहे हैं या कोई कर रहे हैं, आप इनको मुबारक भी नहीं देनी, ना स्पीकर को दें, ना किसकी दो। तो एक माइंड सेट है वहाँ। लेकिन अभी हम ये मायूस नहीं है, हम कोशिश करते रहेंगे, चूँकि हम हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में एक किस्म के ज़रदारी साहब सदर हैं, तो हम कोशिश जारी रखेंगे। और लेकिन मैंने एक नोट किया है कि खान साहब का अपना व्यू है, लेकिन उनके जो मेंबरान हैं वो समझते हैं कि हमें को मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। अब सदारती इलेक्शन हो रहा था, तो मैं विजिटर गैलरी में बैठा था, सेनेट की जो विजिटर गैलरी वहाँ बैठा था, तो इनके मैं बंदों की बातें और नारे सुन रहा था, वो जरदारी साहब के मतलब वो पॉजिटिव वो बोल रहे थे। तो ये एक अच्छी चेंज है, अगर उनमें ये एक चीज़ डेवलप हो रही है उस तरफ। तो मेरे ख्याल में अपने मैंने जो पार्टी चाहे तो खान साहब को वो की सोच में तब्दीली ला भी सकती है। और बीइंग ए पाकिस्तानी, हम सबको इकट्ठा मिल के चलना होगा। जब तक इकट्ठे मिल के नहीं चलेंगे तो हमारे मामलात हल नहीं होंगे। ठीक और है। किसी ने बाहर से आके नहीं कराने, हमने खुद ही इकट्ठे बैठ के। और अब ज़ाहिर है हम हुकूमत में जिम्मेदारी है, जरदारी साहब हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेके चलें। जब तक सियासी अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा और आगे जो है ना हमारा मुल्क जो है वो तरक्की और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और फिर हमारा जो नौजवान है वो मायूस से मायूस होगा। चलो नौजवानों ने अब वोट दिए गुस्से में आके, लेकिन अब हल क्या है? देखो ना, अब हमने उस नौजवानों को के हाथ में इस सोशल मीडिया के साथ साथ कुछ कुछ लैपटॉप देने हैं और चीज़ें देनी हैं, किताबें देनी हैं, ताकि वो पढ़ें, अच्छे शहरी बने। और जिस तरह के सोशल मीडिया पे ये गंद फैल गया है कि उसमें बड़े छोटे बड़े की इज्जत नहीं रही है, माँ बाप की इज्जत नहीं रही है, तो उसमें हमारे माइंड सेट पे तब्दीली लानी है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हैं जी, हमने पाकिस्तान को ओन करना है और हमने पाकिस्तान में ही रहना है और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हमारे सामने जो भी खान साहब रुकावटें डालें, जो भी करें, झूठ बोलें, क्या करें, हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे ले जाना है। डिलीवर करना हमारी है। यही आपने इकॉनमी की तस्वीर है। बात की, कुछ फिगर्स मेरे सामने 2018 में 28,000 अरब रुपए का हजम था, जो कि कर्जों का हजम था, जो कि बढ़कर
64 64,000 से तजावुज़ कर गया। तो ये बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त आपकी पार्टी के कंधों पे और हुकूमत पे। यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का। अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। बेग साहब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस बयान का आपसे तस्करा करूँगा। अच्छा, ज़ई साहब ने बयान दिया कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सदारती इलेक्शन में कोई वोट ना बेचा गया ना कोई ख़रीदा गया। तो इसका मतलब है कि बड़े सीनियर वो सियासतदान हैं, उन्होंने अगर बयान दिया तो इसका मतलब है इससे पहले बेचा भी जाता था, ख़रीदा भी जाता था। गौस साहब से भी जानूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ जी बेग साहब। अच्छा, ज़ई साहब ने जो बयान दिया है कि सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना कोई ख़रीदा गया, ये तो बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। और इसका मतलब है इससे पहले बेचा भी जाता था, ख़रीदा भी जाता था। नहीं, इस पे आते हैं। मैं 2 मिनट आपसे 1 मिनट लूंगा। देखिए, पहले आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया कि इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, यूरोप के साथ ये हो रहा है, इंग्लैंड के साथ ये हो रहा है। 100 अरब डॉलर 3 यूरोपियन ममालिक करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले 15 साल के अरसे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है, पाकिस्तान की इंतहाई थर्ड क्लास पॉलिसीज रही है, पुअर पॉलिसीज रही है, पॉलिटिकल भी और इसका इकोनॉमिकल भी। जिम्मेदार कौन रहा है? नहीं, यकीनन मैं कहता हूं कि यहाँ मेनली उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद प्रोफेशनल्स लोग। देखिए, जिस मुल्क में 3-3, 4-4, 12-12 साल के मार्शल लॉज लगे हों तो वहां पे क्या तब्दीली आ सकती है? वन सेकंड, सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई जो हमने लड़ी, थर्ड क्लास फैसला था, इंतहाई थर्ड क्लास। थर्ड, तीसरे नंबर पे सोवियत यूनियन को इन गर्म पानियों तक का मुआहदा अगर आप कर लेते तो आप दुनिया की फर्स्ट हैंड ताकत के सर, हम बाजना ईरान देते से हो। मायदा नहीं कर पा रहे। वो ईरान तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाह रहा है, वो हरजाना करेगा। ईरान ने पाइप बिछा दी है बॉर्डर तक। वो जरदारी साहब के दौर से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ है, कमिटमेंट हुई हुई है। और आज अफगानिस्तान जो है वो ईरान से तेल लेके 50 रुपये से कम पर लीटर जो है पेट्रोल दे रहा है वहाँ पे अवाम को। बड़ी साहब, बात यह है कि इस वक्त तो आपने यूनिपोलर वर्ल्ड बना दी है। आपने सोवियत यूनियन को ब्रेक कर दिया, हमने ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। अब तो आप इंतहाई, आप पे जुल्म और सितम, जाहिर है दुनिया का पॉलिटिकल जो बैलेंस था, पावर बैलेंस था, वो खराब कर दिया हमने। अगर ये इसी ग्वादर, ये गर्म पानी है क्या? ये ग्वादर है ना, जो आपने सिंगापुर के साथ किया, आपने हांगकांग के साथ किया, आपके चाइना के साथ किया, आपका चल नहीं रहा। अगर आप दुनिया की 2 पावर्स मौजूद थी, एक पावर आपको गर्म पानी तक मुआहदा करना चाह रही थी, अगर आप कर लेते दुनिया का पावर बैलेंस खराब ना होता। और सेकंड ये देखिए, आपने पूछा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में, पीपल्स पार्टी का तो रवैया तो बहुत अच्छा रहा। इसमें उन्होंने मैसेज भेजा बाकायदा। हम भी अपने प्रोग्राम में आपके साथ बातें करते रहे कि जेन्युइन मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है या पीटीआई के पास है, इनको इकट्ठे हुकूमत बनानी चाहिए ताकि सेटल डाउन हो सूरत है। आप क्या कह पीपल्स रहे हैं कि पार्टी, नून लीग के पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, जो बातें हो रही है, जो बातें हो रही है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लोग एतराजात कर अच्छा, मैं रहे हैं वापस आपकी जाने बात। अच्छा, बेग साहब ने एनालिसिस दिया है। बेग साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास और पीटीआई के पास जेन्युइन मैंडेट आया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नून लीग के पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है। आप इससे एग्री करते हैं? ये मुझसे पूछ रहे हैं या जी मियां जी जी चट्टान से साहब, आप आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए जी, हर इलेक्शन में इल्जामात लगते हैं और ऐसा कोई इलेक्शन यहाँ पे हुआ नहीं है जिस पे इल्जामात नहीं लगे हैं। लेकिन इसके लिए हमारे साथ प्रॉपर फॉर्म जो है वो है, एक इलेक्शन कमीशन है, एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और एक कोर्ट है जो वो ये फैसला कर सकते हैं कि किसका आप मैंडेट पे जारी इल्जाम है नहीं और लगा, किसका आपकी तो तारीफ मैंडेट। कर रहे हैं। वो बेग साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नहीं, मैं पीटीआई को हर एक जेन्युइन के लिए मैंडेट मिला कह है। रहा हूँ, मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ अच्छा कि ये 3 इदारे ऐसे हैं जो वो ये साबित कर सकते हैं कि किसका जाली है किसका जाली नहीं है। अच्छा लेकिन अब हमारे सियासतदानों को मिल बैठ के और बैठना पड़ेगा और कोई इस तरह के इलेक्शन इस्लाहात लाना पड़ेगा कि आइंदा के लिए जो इलेक्शन हो इस पे कोई उंगली नहीं उठाए, इस पे ये न कहे कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है या हमारे वोट पे डाका पड़ा है। तो ये हमारे सियासतदानों को, पीटीआई को भी, पीपल्स पार्टी को भी, मुस्लिम लीग को भी, सबको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आइंदा के लिए जो इलेक्शन हो कि इस पे कोई इल्जामात नहीं हो, कोई ये न कहे कि इसका मैंडेट जो है ये जाली है। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार जब इलेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो 2013 का इलेक्शन था, चाहे वो 2018 का इलेक्शन था या 2024 का इलेक्शन है, तो आइंदा के लिए हमने कोई इस तरह के इकदाम करना चाहिए कि ये इल्जामात नहीं लगे। ठीक है।
गौस साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी तरीके से और बड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत आपका हुकूमत ने साथ दिया भी है और नहीं भी दिया इस तरीके से है कि उनके पास वो अहदे हैं जो कि डायरेक्टली आवाम को सर्व तो नहीं कर सकते, और उसके नतीजे में कल को आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ भी नहीं सकती कि आप ज़िम्मेदार हैं, आपने डिलीवर नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ सदारत का ओहदा भी आ गया और उनकी जो साहबजादी हैं उनको साहबजादी के तौर पे फर्स्ट लेडी का भी पाकिस्तान में जो स्टेटस है वो भी मिल गया। इसके अलावा गवर्नर्स भी आ गए, वज़राए आला भी आ गए, और किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि हुकूमत के दौरान अगर आपके पीपल्स पार्टी के मामलात नहीं ठीक चलते हैं तो फिर आपके लिए वो कालीन खींचना आसान नहीं होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। कि हम तो देखो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। हमने तो अपनी सियासत पहले भी कुर्बान की थी और उस पर मुल्क संभाला था। अब भी इंशाल्लाह हम ये नहीं परवाह करें कि हमें सियासी फायदा हो, जो नुकसान है हम मुल्क का सोचना है, रियासत का सोचना है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और हम पाकिस्तान के लिए वो करेंगे। देखो हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम पीपल्स पार्टी से हमने कहा है कि हमारे साथ चलो और हमारे साथ वजारतें भी लो और फिर हमारे साथ हेल्प भी करो। अब उनका एक वो कहते हैं कि नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। ज़ाहिर इसका नुकसान, अब महंगाई होती है या कम से ज़्यादा होती है, कर्जे अच्छा, बढ़ते हैं, हैविंग कम सेड होते हैं दैट तो गौस साथ। साहब, कतक कलामी के लिए माजूद, हैविंग सेड दैट खबर ये भी आई ज़राए के मुताबिक कि शहबाज शरीफ साहब चाहते नहीं थे कि पीपल्स पार्टी वजारतों में शामिल हो। वो चाहते ये थे कि टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए छोटी सी ये कैबिनेट और मैं खुद से हुकूमत करूं, ना कि पीडीएम तर्ज की हुकूमत चले। नहीं, उसमें देखो कि ये एक ऐसी बात तो नहीं है। वो तो अच्छा। बिल्कुल बल्कि कल स्टेटमेंट भी थी कि वो खुद जाएंगे, दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ शामिल हो। देखो मसला इस वक्त ये है कि जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ सारी जो है वो मुंह पे पड़ती है। हम चाहते हैं कि सारा जो मुआशी असलाहत करनी है या मफाद करनी है वो सारे मिल के करेंगे, सबकी ख्वाहिश होगी तब आगे चलेंगे जी। एक मुस्लिम लीग नून अकेली इस पोजीशन में नहीं है कि सबको ये सारे मसाइल हल कर सके। तो हम तो चाहेंगे कि जितने सारे लोग हमारे साथ चल सकते हैं चले। हमने तो पहले कहा, पीटीआई को ऑफर की थी कि ठीक है आप समझते हैं कि आपकी 90-91 सीटें हैं तो आप आए और पीपल्स पार्टी के साथ मिल के करें। और बल्कि बीच में ये खबरें भी आई थी कि मलिक रियाज ने को ट्राई भी की थी हुकूमत बनाने की, तो हमने तो पहले उनको ऑफर दी थी। अब अगर वो नहीं है तो फिर हम ज़ाहिर है पाकिस्तान तो है, मुल्क तो हमारा है, रियासत तो हमारी है, हम आ गए और कोशिश करेंगे डिलीवर करने की। और हमारी कोशिश होगी कि सारे हमारे साथ चलें और अपनी जिम्मेदारी लें कि मुल्क को आगे ले जाना है। बैठ बैठ के तमाशा देखने की बजाय हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हमारे साथ चलें और हम कोशिश करते रहेंगे। वो लेकिन जरदारी साहब वो चाहते हैं कि नहीं हम आपको हुकूमत करने नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत में नहीं आएंगे। उनके पास सिंध हुकूमत है, अब आप वफाक में आप तो प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, सेनेट चेयरमैन भी शायद वो उन्हीं का ही होगा। तो वो नहीं, वो तो पे खुश हैं, तो उनकी मर्जी है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। हम ठीक है जी। इंशाल्लाह आगे जी ठीक उम्मीद है, है इंशाल्लाह आप दो में फर्क नजर आएगा। पॉइंट इंशाल्लाह टेकन। मुल्क हमारी बहुत बेहतर। ठीक है बेग साहब, एक तो बात होती है एजम्पशंस पे बेस्ड, लेकिन जब आप हिस्ट्री देखते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की, तो उसमें जब कोई तगड़ी ऑपोजिशन का मकसद ये है कहने का कि जिनके पास नंबर्स ज़्यादा होते हैं और फिर एजिटेशन भी हो, तो ऐसे माहौल में आप क्या समझते हैं कि नून लीग के लिए, नून लीग की हुकूमत के लिए और अलायंस के लिए कितना मुश्किल होगा डिलीवर करना? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मानों में अवाम की आवाज़ बन रही है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेशनल इशूज़ पे, अवामी मसाइल पे पार्लियामेंट में हुकूमत का साथ देना चाहिए और जब वो केसेस चल रहे हैं तब तक का इंतज़ार करें, फैसला आ जाएगा, उसके बाद वो फिर धड़ल्ले से एहतजाज करें और कहें कि अगर उनके हक में आता है तो कहेंगे देखें जी हम तो ठीक कहते थे, हमारे हक में फैसला आ गया, ये तो जाली मैंडेट है। देखिए, बैकग्राउंड पीटीआई का ये बताता है कि उन्होंने सियासी तौर पे समझबूझ बहुत ज्यादा नहीं है। जब उन्होंने कौमी असम्बली से वो बाहर निकले थे, वो सियासी नॉनसेंस बात थी। जब उन्होंने 2 असम्बलियां अपनी तोड़ दी थी दोबारा इलेक्शन के लिए, ये कोई सियासी फैसला नहीं था। अब भी देखिए, अगर पीटीआई ने पीपल्स पार्टी का जो उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, उनके मैसेज का सही जवाब नहीं दिया, वरना वो गवर्नमेंट में आ सकते थे, गवर्नमेंट बना के चीजें सेटल डाउन हो सकती थी, आगे बढ़ सकते थे। वो भी गलत तौर पर, मैं समझता हूँ सियासी तौर पर गलत फैसला है। आगे भी अगर उन्होंने सियासी तौर पे सही फैसले किए, देखिए सियासत एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, उस साइंस को समझने की जरूरत है।
उस साइंस को जो शख्स समझ रहा है उसको प्ले कर रहा है, खेल रहा है और रिजल्ट भी दे रहा है। अगर इन्होंने सिर्फ शोर शराबे पे जोर रखा, अगर इन्होंने लड़ाई भिड़ाई पे जोर रखा, अगर इन्होंने फसाद पे जोर रखा, तो उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है भाई। अगर आपने सियासी गेम की, सियासी तौर पे, जैसे पंजाब में मैंने सुना है आज कि वो मियां असलम साहब जो अपोजिशन में हैं वो कह रहे थे पीटीआई के कि हम शैडो कैबिनेट बनाएंगे, हम इन पे चेक रखेंगे, हम अपना डाटा देंगे, हम लोगों को बताएंगे ये काम इस तरीके से ये नहीं, जो इस बात तरीके आपने से शैडो होगा। कैबिनेट वाली बात की है, मैंने 2 हफ्ते पहले अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेहमान थे उनसे मैंने ये सवाल किया था, बल्कि मशवरा भी दिया था। तो जवाब मुझे ये मिला था कि ये आप जो बात कर रहे हैं ये उस डेमोक्रेसी की बात करें जो आइडियल है। यहाँ वी डोंट हैव आइडियल डेमोक्रेसी हियर। लेकिन मैं कहता हूं कि चेक रखने के लिए, अगर आपने देखें डेमोक्रेसी में अपोजिशन बहुत बड़ी साहब अहम होती है। अगर अपोजिशन ने सिवाय बातें करने के, लड़ाई झगड़े के अगर कुछ नहीं करना, तो फिर कोई सियासत नहीं है। अपोजिशन को चाहिए कि वो डाटे के साथ आए, वो नंबर के साथ आए, वो वर्कआउट करके आए, वो असाइनमेंट करे, बैठे कंप्यूटर पे, चीजों को देखे, लोगों से डाटा ले और असेंबली में आके बात करे, ताकि लोगों को इंप्रेस कर, लोगों को पता चले कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। जब तक आप डाटा इंफॉर्मेशन के साथ नहीं आएंगे, जब तक आपकी शैडो कैबिनेट नहीं बनेगी, वो कैबिनेट के जो वजीर हैं शैडो के, वो अपना काम और करके जब नहीं, तक थिंक असाइनमेंट। टैंक्स को इन्वॉल्व नहीं करेगी हुकूमत, जो कि आइंदा आने वाले 15-20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल का जो फोरकास्ट है वो बता सकें, और फिर हमारी जो प्लानिंग है अकॉर्डिंगली हो। यही बात है, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, देखें डेमोक्रेसी तो दुनिया जहान में एक जैसी होती है, एक जैसा काम आपको करना पड़ेगा। और फिर ये है कि आप चीजों को जातियात के लेवल पे क्यों ले जाते हैं, आप सियासी लेवल पे रखें, आप पॉलिसी के लेवल पे रखें, आप कौमी मफाद के तौर पे रखें, आप सियासी मफाद के तौर पे रखें। जब आप चीजों को जातियात पे ले जाते हैं, जब आप ऐसी ऐसी आज जब आप गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, जब आप इस तरीके से करते हैं, पॉइंट एक तो टेकन। बात अपोजिशन को ये चाहिए। चट्टान साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिल बहुत बड़ा कर देना चाहिए, क्यों ना पीपल्स पार्टी और नून लीग बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए वो जो भी कमेंट्स करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपोजिशन मेंबरान बेंचेस पे जो बैठे हुए मेंबरान, आप लोगों का जवाब ना दें। आप अगर वो जातियात पे आते भी हैं तो आप सिर्फ एक सेशन में, 2 सेशंस में ऐसा करके देखें, हो सकता है वो फिर चुप कर जाए, हो सकता है फिर वो भी जातियात पे ना आए। देखिए जी, आपने तर्ज सियासत देखा था पीटीआई का जो हुकूमत था, यानी जब हुकूमत में लोग होते हैं तो वो एहतजाज नहीं करते, वो काम करते हैं, लेकिन वो खुद असेंबली में ज्यादा से ज्यादा शोर करते थे, असेंबली में ज्यादा से ज्यादा एहतजाज करते थे। हमारी तरफ से तो भरपूर कोशिश होगी कि पीटीआई हमारे साथ बैठ जाए और हम इस मुल्क के मसाइल को हल करें, उस मुल्क को आगे लेके बढ़ाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है पीटीआई का कि पीटीआई सियासत में देखता हो, क्योंकि इनके मफाद भी नहीं है। मैं अगर आपको यकीनी तौर पे बताऊं तो मैं इस थ्योरी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, जो आज से 22 साल पहले डॉक्टर इसरार साहब ने जो कहा था कि खान को किसने बानी सियासत पीटीआई में के बारे लाया में और जी। किस मकासद के लिए सियासत में लाया। मैं हकीम सईद साहब ने जो अपनी किताब में लिखा है कि साहब को किसने सियासत में लाया, इसके लिए फाइनेंसर कौन होंगे और इसको किस मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चट्टान तो साहब, मैं जो इस बात मैं थ्योरी अभी के आपसे साथ गुजारिश एग्री कर रहा करता था हूं। कि पार्लियामेंट में ना की जाए, आप वही बात इधर कर रहे हैं अभी कि जब हम ये जिक्र करते हैं तो फिर ऑब्वियसली काउंटर आर्गुमेंट आता है, फिर वो आपकी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। अच्छा खैर चट्टान साहब, सियासी बातें तो हमने कर ली हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, असल मसला अब आगे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने लगा है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ठीक है बहसीत कौम सारे सियासतदान तो नहीं है ना, जो सब्जियां बेच रहे हैं वो सियासतदान तो नहीं है, जो आड़ती हैं वो सियासतदान तो नहीं है, दुकानदार सियासतदान तो नहीं है। लेकिन सियासतदान का काम ये है कि जब हुकूमत मिलती है, जो मिनिस्ट्री के तहत जो जो इदारे होते हैं, चाहे सूबाई है चाहे वो फेडरल है, तो वो मेक श्योर करें कि कंट्रोल लिस्ट जो है कंट्रोल्ड रेट्स के तहत जो लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक ही चीज़ें अशाई खुर्दनोश जो है वो फराम की जाएँ आवाम को। लेकिन आज से ही 200 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं। बहसीत कौम हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, हम किधर जा रहे हैं? देखिए जी, इसमें 2 तरह की चीजें हैं, एक है मार्केट रेट बढ़ना, एक है दुकानदार का रेट बढ़ाना। मतलब ये कि अगर मार्केट से एक चीज आपको सस्ती मिलती है
लेकिन आप उसको दुकान में लाके और आप ग्राहक को उसको महंगा कीमतों में देते हैं। तो इस पे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे चेक बैलेंस रखे। जो लोग गरम फरोशी में मुलविस है, इसके खिलाफ कार्रवाई करे, इस पे इल्जामात लगाए। लेकिन एक ये है कि मार्केट से एक चीज गायब हो जाती है और मार्केट में वो महंगा मिलते हैं, तो फिर आप दुकानदार पे जोर तो नहीं दे सकते हैं कि आप उसको सस्ता क्योंकि हम बेचें। अगर वो मुसलमान एक कौम चीज, है और रमज़ान का महीना आता है, उसमें हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा लें, ऐसा ही है। ये तो हम मुसलमान कौम इसलिए यही कर रहे हैं। बाहर जी दुनिया में तो इस तरह नहीं हो रहा है। बाहर दुनिया में तो त्योहार आ जाते हैं, चीजें सर, सस्ती यूरोप हो में, जाती अमेरिका है। में बड़े बड़े ब्रांड्स, टेस्को हर जैसे जो जगह पे, चेन्स हैं, हर वहाँ पे जगह आपकी पे, सेल्स लगती हैं, ऑफ लगती हैं। गौर पूरी साहब, दुनिया में, जी हाँ, गौर साहब आप पूरी क्या, दुनिया में। जी हाँ, गौर साहब आप क्या समझते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं बसीते कौम? अब जो रेडी वाला है उसको सेनेट से ताल्लुक तो नहीं है, ना वो मेंबर पार्लियामेंट है, ना वो एमपी है, ना वो किसी कैबिनेट डिवीजन का कोई ब्यूरोक्रेट है, लेकिन वो 100 से 200 की चीज़ और 200 से 400 की चीज़ बेच रहा है। वो कहता है मंडी से महंगी हो रही है, मंडी वाले कहते हैं पीछे से महंगे आ रही हैं अशिया। लेकिन एक नेचुरल चीज है कि सप्लाई और डिमांड का मसला आप पैदा होती है, क्योंकि सबने रोजा रखा होता है, तो डिमांड मतलब एक 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। तो यार डिमांड सप्लाई का फर्क हो तो रेट तो नेचुरली लोग बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद में देखेंगे कि जो इस तरह लूटमार नहीं होगी, महंगाई लेकिन होगी, गौर लेकिन साहब, इतनी ज्यादा नहीं होगी कि दुनिया भर में लोग, डिमांड सप्लाई अफेक्ट तो होती है रमज़ान में, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों इतना फ़र्क पड़ जाता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? बस वो माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है ना जी। हमारा तो दुकानदार जो है वो कहता है, वो उस बारे में मशहूर है ना जी, कि जो चीज़ जो है वो 2-3 गुना ज्यादा रेट दे रहा होता है, और फिर कहता है जरा जल्दी करो, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज भी रह जाएगी। तो ये हमारा ये माइंड सेट है। तो इसमें कुछ वक्त के साथ साथ अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे काबू पा जा सके। और इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने ये महद किया है कि हम महंगाई नहीं होने देंगे, और आप पिछले साल के अंदर काफ़ी इसमें वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। हो चुकी है ऑलरेडी गौर साहब, अभी आप मार्केट में जाएं, कोई भी सब्जी फ्रूट लें, इस वक्त तक महंगाई हो चुकी है। जी बेग साहब, आप क्या कहेंगे, आप क्या समझते हैं? बहसीत मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और आपका तजर्बा मुझसे कई ज़्यादा है, आपने कई ज़्यादा रमज़ान के महीने मुझसे एक्सपीरियंस किया पाकिस्तान में अब तक। तो क्या हर दफ़ा ऐसे ही हो रहा है? क्या पिछले 40-50 साल से ही ऐसा हो रहा है? मैंने जब से होश संभाला है तो रमज़ान के महीने में फ्रूट सब्जियां जो एक गरीब आदमी खा सकता है वो भी नहीं खा सकता अब तो। बड़ी साहब बहुत दुख होता है। हमने पूरी दुनिया देखी, आपने भी देखी है। वेस्ट में आप देख लें कि क्रिसमस और हमारे यहाँ रमजान शरीफ, इसको अगर कंपेयर किया जाए तो हम बहुत ही शर्मिंदा होते हैं हर दफा। वहां पे लोग एक साल तक इंतजार करते हैं कि क्रिसमस आएगी और डिस्काउंटेड रेट्स आएंगे, सेल लगेगी, हम साल की चीजें लेके घर में रख देंगे और उनको यूज करते हैं। और यही करते हैं। मैंने वहां पे लास्ट टाइम भी वहां पे न्यू ईयर देखा, क्रिसमस देखा वहां का। और पाकिस्तान में आप देख लें, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, रमजान शरीफ आता है, जिनके पास पैसे होते हैं, दरमियाना तबका जो है, वो 4-4 5-5 महीने सौदे लेके घर पे रख लेते हैं कि रमजान शरीफ आएगा तो डबल रेट हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएंगे। हम बेसिकली बेईमान लोग हैं, हम हिपोक्रेट हैं। हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये पता नहीं मानते हैं या नहीं मानते। हम रमजान शरीफ का एहतराम का नाम लेते हैं लेकिन पता नहीं उस तरीके से एहतराम करते हैं या नहीं करते। अमली तौर पे हम बिल्कुल डी ट्रैक लोग हैं भट्टी साहब, हम ट्रैक पे नहीं हैं। हमें अगले जहान का हम नाम लेते हैं, हिसाब किताब का नाम लेते हैं, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली यकीन हमारा शायद वेरी ट्रू, नहीं है। वेरी ट्रू। क्योंकि मैं जब हम सियासतदानों को वोट देते हैं उसके बाद इनके एहतसाब के लिए तो इनसे सवाल करते हैं, लेकिन फिर ये नहीं सोचते कि अपने गिरेबान में भी हम झांक के देखें हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है। पॉइंट टेकन। हम डिसऑनेस्ट हो चुके हैं, जी ठीक है, हिपोक्रेट हो चुके हैं। पॉइंट और टेकन सर, बहुत शुक्रिया। बेग साहब, अखूनज़ादा चट्टान साहब, सेनेटर गौस खान साहब, यहाँ पे नाज़रीन वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, इकॉनमी में बात करेंगे। 2022 और 23 में, इन 2 सालों में जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बहुत कम हुआ। उसकी एक तो रीज़न ये भी है डेफिनेटली कि रुपए की कदर डॉलर के अगेंस्ट बहुत कम रही, और दूसरी वजह जो मुल्क की हालात हैं, जो अफराद पाकिस्तान से बाहर हैं और एक बड़ी तादाद है, वो ये कहते हैं कि हम जब रेमिटेंस भेजते हैं तो यहाँ पे हमारी रेमिटेंस या इन्वेस्टमेंट की सूरत में या फिर कैश की सूरत में महफूज नहीं है।
तो महफूज माहौल और इमेज और परसेप्शन जब तक चेंज नहीं होगी, हालात बेहतर नहीं होंगे। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद कि ये परसेप्शन चेंज कैसे होगी और हुकूमत पे अब क्या जिम्मेदारी आयद होती है और कौन से क्रूशल स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। वेलकम कहते हैं सर आपको। फहीम, आप कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इकॉनमी, सियासत, मुल्की हालात, हुकूमत के कंधों पे कितना बोझ है, नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर डिलीवर कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 2022 और 23 में फॉरेन रेमिटेंस बहुत कम हुए एकदम से। जो चीज़ समझ में आती है अपेरेंटली वो तो ये कि रुपए की कदर, और दूसरा पाकिस्तान में जो माहौल है वो साजगार नहीं महसूस करते जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो ये माहौल साजगार हुकूमत कैसे कर सकती है? कौन से ऐसे क्रूशल स्टेप्स हैं सबसे पहले जो हुकूमत को लेने चाहिए? देखिए, किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट तब जाती है जब वहाँ पे एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही हो। इससे मतलब ये है कि जो करंट अकाउंट का खसारा है वो संभल रहा हो, पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है वो संभल रहा हो, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो किसी कदरे मतलब जो टारगेट रेंज है उसमें हो। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को ही देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान का फिस्कल का खसारा इस साल भी 7.5-8% के करीब होगा। 8-8.5 हज़ार अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट करेंगे। एनर्जी के खसारे उसी तरह चल रहे हैं, गैस सेक्टर में भी, पावर सेक्टर में भी 5700 बिलियन का सर्कुलर डेट है। स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। करंट अकाउंट को संभालने के लिए हमने कुछ कदगन लगाई हुई है, अपनी इंपोर्ट को रोका हुआ है। जब जैसे आप बार बार देखते हैं कि गाड़ियों के जो बनाने वाले हैं वो अपनी शोरूम्स को और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको बंद करते हैं बिकॉज हमने इंपोर्ट को रोका हुआ है, डिमांड को रोका हुआ है। लेकिन हाई वहाँ पे हाई कतक पॉलिसी कलामे की रेट। माजरत, वहाँ पे उन फैक्ट्रीज की उन ब्रांड्स की गलती ये भी तो है ना कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि हम इतने अरसे में, इतने साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन पाकिस्तान में करेंगे 100%, बट वो अभी तक इंपोर्ट पे ही लगे हुए हैं, जिसका फ़ायदा ये बात तो लोकल दुरुस्त है इकॉनमी को तो नहीं हो रहा। जी, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सी रेंट सीकिंग और इनको कार मैन्युफैक्चरर्स को भी और बहुत सी दीगर मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने एक तरह से बहुत सी रेंट सीकिंग के लिए मदद की हुई है। ये बात आपकी दुरुस्त है। वो जो डिलीशन प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो 80-90% गाड़ी, वैसे नहीं चला। पाकिस्तान का जो ओवरऑल इस वक्त कंसर्न सबसे बड़ा है ऑफ कोर्स वो ये है कि किसी तरह 25 अरब डॉलर इस साल और लगभग यही रकम असल डेट की पेमेंट, मार्कअप की पेमेंट, करंट अकाउंट का सारा मिलाएं तो इस तरह की पेमेंट चाहिए वो आने वाले वक्तों में। यही तकरीबन अगले 2-3 साल 25 अरब ऑन दी एवरेज रहेगी। पाकिस्तान का डेट बढ़ा हुआ है। सो अगर आप सारे इंडिकेटर्स को देखें तो सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है जो डेट की कि आपने जिक्र खड़े किया, फॉरेन डेट की अगर हम बात करें, 2018 में 28,000 अरब रुपए था और अब जो 64,000 से तजावुज कर गया। अगर मेरे ये फैक्ट्स ठीक हैं क्या? नंबर्स ठीक हैं? जी ठीक है आपके ये फैक्ट्स देखें ना। खसारा तो बड़ी सादा सी चीज़ है। खसारा वो चीज़ है कि आप अपने फिस्कल का खसारा करें और जब ये खसारा आप करते हैं तो आपका डेट बढ़ जाता है। तो अगर आप इस साल 8,500 अरब रुपए का खसारा करेंगे तो ये सारा आपके डेट में शो अप होना शुरू हो जाएगा। वो पार्शली लोकल फंडेड होता है, पार्शली फॉरेन फंडेड होता है। जब फॉरेन इनफ्लोज बेहतर होते हैं तो बहुत सी फॉरेन फंडिंग आ जाती है। वो इस दफा बेहतर नहीं है तो ज्यादा रिलायंस जो है वो लोकल फंडिंग पे तो है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये लोकल फंडिंग से ज़्यादा जो हमारे 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हम उनके लिए सबसे पहले इस हुकूमत को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि फ़ौरन से उनका एतमाद बहाल हो, और बावजूद इसके कि रुपए की कदर कम है अगेंस्ट डॉलर, बावजूद उसके वो उनको कॉन्फिडेंस मिले और पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजना शुरू करें? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। एक तो एफडीआई आनी चाहिए पाकिस्तानी के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप पहले 7-8 माह का डेटा देखें तो वो पिछले साल से कंपैरेटिवली कम हुई है। इसी तरह रेमिटेंस जो है वो भी लगभग पिछले साल जैसी है या कुछ महीनों में कम हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों का जायज़ा लें तो आपको ये एहसास होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं तो लोग बेयर मिनिमम वो ट्रांसफ़र करते हैं जिससे उनका गुजारा हो। कंपनीज भी कोई नई उस तरह से खातिर खा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही बिकॉज हम इकोनॉमी को वैसे ही इस वक्त सुकड़ने के मोड में रखे हुए हैं। अगर आपने मुल्क को यहाँ से चलाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होगी, वो ये होगी कि आप मुल्क में आसानियाँ पैदा करें कारोबार करने के लिए।
सिर्फ SIFC के थ्रू वन विंडो ऑपरेशन जो है वो अच्छा कदम है, और वो जरूर डोमेस्टिक और FDI के लिए एक अच्छा, आप जिसे कहेंगे, सिग्नल है। बट इससे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। मैंने 2016 में एक किताब लिखी थी पाकिस्तान की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, जिसका मतलब ये था कि कहाँ कहाँ जाके आप डीरेगुलेट करेंगे, किस तरह बोझ कम करेंगे सरकार का फुटप्रिंट जो इस वक्त रेगुलेटरी है, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट जो है उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे कि लोग काम कर सकें, और ये जो फ्रिक्शंस हैं कि रोज आप चक्कर काटते रहते हैं, फिर इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं, इससे मुल्क को निकाल सकें। अब ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है पाकिस्तान के लिए। फिर ऑफ कोर्स बहुत सी FDI जब पाकिस्तान आती है तो वो ये चाहती है कि हम रिपैट्रिएट कर सकें। आपको मालूम है कि चूंकि हमने कदगन लगाई हुई थी एक तरह से रिपैट्रिएशन पे, अब उसको आसान किया है थोड़ा सा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं पाकिस्तान से बाहर, यानी कि जो हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस है, वो मिला के भी हमारी इंपोर्ट को पूरा नहीं करती, तो हम करंट अकाउंट के खसारे में चले जाते हैं। तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए जो सारे काम करने वाले हैं वो अपनी जगह कायम है। इनका सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट इस वक्त है, आप सीरियसली अगर मुझे पूछें, तो वो एनर्जी सेक्टर है। बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना बढ़ा रहा है, हम एनर्जी में कॉस्ट कंपेरेटिव भी नहीं है और इनएफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है। अब पूरे एनर्जी सेक्टर की सर्जरी जो है वो कोई भी नहीं कर पाया पाकिस्तान और वो में, तो बड़ा ये भी टाइम बात। टेकिंग प्रोसेस है। हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा हमारा सर्कुल डेट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ईरान के साथ जो हमारा गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो पता नहीं कब पाया तकमील तक पहुंचेगा। तो ऑनेस्टली अगर मैं आपसे कहूँ, पाकिस्तान में कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, कोई गेम चेंजर्स नहीं है, कोई टेक ऑफ की स्टेज नहीं है वो जो आपने अंग्रेजी पाकिस्तान में में। जुमला बोला है, इसको अगर उर्दू में हम ट्रांसलेट कर दें तो आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि किसी भी दरख्त के साथ कोई ऐसा फल नहीं लटका हुआ जो कि आसानी से तोड़ा जा सकता है, बहुत ऊंची सीढ़ी पाकि चाहिए। जी, ऊंची सीढ़ी का मतलब है कि आपको वो सीढ़ी चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा कि पेट्रोलियम को, गैस सेक्टर को, और पाकिस्तान की ग्रीन एनर्जी को, और पाकिस्तान की पावर को कैसे आपने ठीक करना है। अब ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है। आप मुझे बताइए कि आपने कभी कोई टीम पुट टुगेदर की है पावर मिनिस्ट्री में जो इस चीज को कर सके। सो अगर आप कॉम्पिटेंट टीम नहीं पुट टुगेदर करेंगे, तो ये जो मैं इतना बड़ा टास्क आपके सामने रख रहा हूँ, ये कैसे करेंगे? ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो हमेशा कमजोर रहेगी, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस खान साहब, आप FBR का रोल कितना आपके। इंपॉर्टेंट, कितना वाइटल देखते हैं, और उसको रीवैम्प करने की किस हद तक ज़रूरत है? तो दो ही तरीके हैं ना मेरे दोस्त, या तो आप दुनिया से पैसे मांग कर खाते रहें और उसको, ये बहुत काम करें। इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखा हूँ, या आप अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे भरोसा करें। अब उसका ये हाल है कि पाकिस्तान का FBR का टैक्स टू GDP रेशियो सिर्फ 9% है। आप अपने साथ के ममालिक में देखिए तो वो 15 से 18% है। अगर आप अपना NFC जाके पढ़ें तो उसमें आपने लिखी है ये बात कि NFC को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान का फेडरल जो टैक्स टू GDP है उसको 15% पे ले जाएंगे। हम 9-10% से आगे ही नहीं जाते, क्योंकि हम FBR को एफिशिएंट अदारा एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं बनाते, इन्फोर्समेंट की वाइज नहीं बनाते, डेटा माइनिंग के लिए नहीं बनाते, डिजिटाइजेशन के लिए नहीं बनाते। तो ये सारे काम चूंकि हम नहीं करते, तो हम इस साल भी 9% टैक्स टू GDP जो है वो नहीं पूरा कर पाएंगे। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अगर 9400 अरब भी मुश्किल से करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ शायद टारगेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त जनवरी में भी 9 अरब का शॉर्टफॉल और फरवरी में 33 अरब का शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया है। अगर आप इन सब चीजों का जायजा लें तो FBR तो बहुत बड़ा रिफॉर्म मांगता है पाकिस्तान का। अब आई डोंट नो कि हम वाकई ही संजीदा तौर पर ये सारा रिफॉर्म खुद कर सकते हैं। मैं अब भी ये सुनता हूँ कि हम दूसरों से, यानी कि आउटसोर्स थिंकिंग से, हमने बहुत से डेवलपमेंट पार्टनर्स के प्रोग्राम किए हैं और FBR को हम तब्दील नहीं कर पाए। बेशुमार टार डेवलपमेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स हमने, मतलब इतने प्रोग्राम किए टैक्स रिफॉर्म्स के। आज भी हम कह रहे हैं कि कोई बाहर से आएगा हमें ग्रांट देगा, हम डिजिटाइज कर देंगे। ये कहानी नहीं है ऐसी। कहानी खान ये है कि साहब, आपको, असल फॉल्ट लाइन हमारे इस मुल्क के इकोनॉमिकल सिस्टम में आप कहाँ भी देख रहे हैं? क्योंकि हर निज़ाम में कोई फॉल्ट लाइन होती है ना सर्टेन एरिया में, जब तक उसको ना पकड़ा जाए तो इशू रिजॉल्व नहीं होता, या मल्टीपल फॉल्ट लाइंस हैं। सो एक तो बहुत क्लैरिटी रखें कि मल्टीपल फॉल्ट लाइंस हैं, पॉलिसी स्टांस में बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन ये है कि कहीं पे भी आपने टेक्नोक्रेसी को यूज नहीं किया। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करना है, उसके लिए लोग चाहिए। FBR का रिफॉर्म करना है तो आपको टेक्नोक्रेसी चाहिए।
पावर सेक्टर का रिफॉर्म करना है तो आपको टेक्नोक्रेसी चाहिए। आपका सारा जो सिस्टम और सारा निज़ाम है वो एक तो अगर जनरलिस्ट टेक्नोक्रेट्स स्ट्रक्चर ने पे चलाना है बेस्ड तो है। फिर हमारे इस पार्लिमानी निज़ाम का मकसद क्या है? वो ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क देंगे जो अच्छा। लोगों से कनेक्ट होगा। उसके नीचे दो जोज होने चाहिए, एक डेमोक्रेसी है जो पार्लियामान है आपकी और उसके मिनिस्टर्स हैं या उसके लीडरान हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है जो सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पे है, और एक और भी तो आपका इसका, अगर आप इसको एज अ ट्राइंगल शेप करें तो एक और भी तो ट्राइंगल का पार्ट है ना। वेयर इज द टेक्नोक्रेसी विच गिव्स यू इनपुट कि एनर्जी, एफपीआर, प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स ये कैसे होने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये इनपुट कहाँ से ले रहे हैं। आप ये इनपुट बाहर के अदारों से ले रहे हैं, बाहर के कंसल्टेंट से ले रहे हैं और उन पर रिलाई करके मुल्क को चला रहे हैं। मुल्क कभी भी ऐसे तरक्की नहीं किया करते जो अपनी थिंकिंग खुद नहीं चलाते। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पाकिस्तान की ये है कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे कि हमें कुछ लोग चाहिए जो हर जगह जाकर पाकिस्तान की जहाँ पे दवाई देने की जरूरत है वो दवाई दें, जहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है सर्जिकल ट्रीटमेंट करें, जहाँ पे री इंजीनियर करने की जरूरत है वहां पे री इंजीनियर करें। एनर्जी सेक्टर री इंजीनियरिंग मांगता है, एफबीआर रीस्ट्रक्चरिंग मांगता है। इसी तरह जो प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स है पाकिस्तान के, वो बहुत बड़ा रीथिंक और रीडिजाइन मांगते हैं। पाकिस्तान को पैसों को डालकर चलाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि विद इन अंदर से एंडोजिनसली ग्रोथ लाने की जरूरत है, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। और ये सब मुश्किल काम है। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस तरफ हमारी कोई खास तवज्जो नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप दुनिया को कुछ बेच रहे हो और दुनिया से कुछ कमा रहे हो। आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13.4% है। मेरे दोस्त, दुनिया में जिस मुल्क ने तरक्की की है, आपका बेहतरीन दोस्त चाइना, ईस्ट एशिया, आपका नेबर इंडिया, बांग्लादेश, ये जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने अपने इसको लेकर 25 से 35% रखी, ताकि जो जीडीपी जो कमाई का हुजम है आप वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी वो इकोनॉमी अभी में। आपने इंडिया का आप जिक्र ये किया है, कतई भारत में अगले 15 साल में 3 यूरोपियन ममालिक जो हैं वो 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त ग्लोबली भी ये आप शिफ्ट देख रहे होंगे कि आईफोन्स भी वहां बन रहे हैं और मर्सिडीज कार भी वहां बन रही है। जो ब्रेक थ्रू किया था मनमोहन सिंह ने 1991 में, वो आज तक उसके समरात आप देख रहे हैं। ये बहुत बात होती है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए पाकिस्तान में। आई थिंक दिस इज आल्सो अ मिसनोमर। आपको तो जो कलोनियल पॉलिसी का निजाम है पाकिस्तान में उससे ब्रेक अवे चाहिए। आपको तो चाहिए कि आप ठीक है, आसानी कर दें पॉइंट इतनी टेकन, वक्त पाकिस्तान कम में। रह गया। आखिरी सवाल, अगर हुकूमत राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप्स ले लेती है तो मिनिमम कितना वक्त लगेगा इकॉनमी को थोड़ा सा बेहतर होने में, जिसमें आम आवाम को 3 साल में रिलीफ, एक। बेहतर का मतलब ये है जी, कि आम शख्स को रिलीफ मिलता दिखाई दे? पहले तो मेहनत करके एक प्रोग्राम नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान सामने रखें, उससे बैंकेबल बनाएं आईएमएफ के साथ, ताकि पैसे आना शुरू हो और आपकी क्रेडिबिलिटी बनना शुरू हो। फिर आप ये बाकी रिफॉर्म्स अगर करना शुरू कर देंगे तो कीमतों के बढ़ने की शरह ड्रॉप कर जाएगी, एनर्जी में भी, ओवरऑल सीपीआई भी। तो ठीक है। लोगों को विद इन 2 to 3 years फील होना शुरू हो जाएगा वर्चुअस साइकिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।